प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रोडिंगर समीकरण, इसके औचित्य और इसकी आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन जैसे मूलभूत जो कण हैं, ये तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमने प्रकृति में द्वैत प्रकृति के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा है। प्लांक के नियम के बाद डी ब्रोगली के परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक कण के साथ एक तरंग व्यवहार समन्वित रहता है, और हम जानते हैं कि उस तरंग व्यवहार के समन्वित को व्यक्त करने के लिए उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा कण के संवेग p के साथ संबंधित रहती है। और हमने जो फॉर्मूला भी याद किया है कि लैम्डा बराबर होता है h/p, जहाँ h प्लांक नियतांक है। तो किसी भी द्रव्य कण के साथ जो तरंग व्यवहार है उसको व्यक्त करने के लिए हम एक गणितीय फलन, जिसे कि कण का तरंग फलन कहते हैं, को निरूपित करने की आवश्यकता होगी। यहाँ हम तरंग फलन के लिए सामान्य रूप से साई, जो कि ग्रीक वर्ड है, का उपयोग करेंगे, और हम साई आर का उपयोग किसी भी कण के तरंग व्यवहार के साथ उसकी जो स्थिति है उसको व्यक्त करने के लिए निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी भी एक द्रव्य कण को विचार करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और वी से दैट कि इसके साथ एक तरंग फलन साई आर टी संबंधित है, जो इसकी अवस्था या गति की अवस्था को निरूपित करता है, तो फिर हमें इसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, अर्थात अगर हमें इसकी अवस्था किसी समय t और स्थिति r पर पता है, तो किसी अगले समय दूसरे स्थान पर व्यक्त करने के लिए हम जानते हैं कि हमें एक गति की समीकरण की आवश्यकता होगी। आपने पिछली क्लासों में न्यूटन की गति का समीकरण पढ़ा है। वह कणों के लिए लागू होता है, लेकिन चूंकि वह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस प्रकार के द्वैत व्यवहार या तरंग व्यवहार को व्यक्त की गति की अवस्था का वर्णन करने के लिए न्यूटन की समीकरण अधिक उपयुक्त नहीं है। इस कण के तरंग व्यवहार के साथ संबंधित गति को व्यक्त करने के लिए 1926 में श्रोडिंगर ने एक समीकरण प्रस्तावित की। इस समीकरण को हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। आप अपने पुस्तक में या कहीं जगहों पर इस प्रकार का एक स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड, अर्थात श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये जो एक समीकरण है प्रथम प्रिंसिपल के द्वारा प्रस्तावित है, परंतु फिर भी इस समीकरण की आवश्यकता, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि कण के अगर व्यवहार को हमें बताना है तो हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए, और उसके औचित्य को समझने के लिए हम एक सामान्य चर्चा करते हैं। अपन जानते हैं कि एक फोटोन के लिए जो उसकी ऊर्जा है E, उसको आपने h न्यू या h क्रॉस ओमेगा के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां h क्रॉस का अर्थ है h/2π। इसी प्रकार से उसका जो संवेग है और तरंगदैर्ध्य है उसको संबंधित करने के लिए आपके पास एक समीकरण है लैम्डा = h/p या p बराबर h/लैम्डा, और इसे कई बार हम h क्रॉस k के रूप में भी लिखते हैं, जहाँ k आप जानते हैं तरंग का संचरण नियतांक या तरंग संख्या कहलाती है। यदि हम ये दो जो हमने समीकरण लिखे हैं, p बराबर h क्रॉस k और e बराबर h क्रॉस ओमेगा, ये दोनों समीकरण कण के तरंग व्यवहार और कण व्यवहार को एक साथ संबंधित करते हैं, और ये दोनों के लिए ही एक साथ लागू होते हैं। यदि हम मान लें कि किसी द्रव्य कण से संबंधित जो तरंग है उसको एक सामान्य समतल प्रगामी तरंग से व्यक्त किया जाए, तो समतल प्रगामी तरंग के साथ एक विशेषता अपन कह सकते हैं कि उसका जो संवेग है p, वह पूर्णतः निश्चित होता है, अर्थात उसमें जो अनिश्चितता है डेल्टा px 0, लेकिन उसकी जो स्थिति है वह पूर्णतः अनिश्चित होती है, जिसे हम लिख सकते हैं कि इसमें जो अनिश्चितता है
डेल्टा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऐसी तरंग फलन को हम सामान्य रूप से कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी अथवा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी अथवा ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी या ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी या इन चारों का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके तरंग फलन को निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर आयोटा आप जानते हैं कि काल्पनिक राशि है जिसका अर्थ है अंडर रूट ऑफ -1। यदि हम डेल्टा पी एक्स इक्वल टू 0 नहीं लें, अर्थात हमें माने कि यह अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार चलती है जिसमें अनिश्चितता का मान 0 नहीं हो सकता, तो उपरोक्त जो हमने 4 वेव फलन लिखे हैं इनके अध्यारोपण से बना कोई वेव पैकेट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं या इस प्रकार हमको मानना पड़ेगा कि हमें एक तरंग समीकरण की आवश्यकता है जिसका हल इन चारों में से कोई एक या इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो। इस तरंग फलन के अंदर हम जानते हैं कि कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। उन विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 कि तरंग फलन साई आर टी का स्वयं के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए ताकि हम विवर्तन जैसे प्रयोगों की व्याख्या कर सकें। जहाँ कण के पाए जाने की संभावना ज़्यादा हो वहाँ तरंग फलन का मान ज़्यादा होना चाहिए और अन्य स्थानों पर जहाँ कण के पाए जाने की संभावना नहीं हो वहाँ तरंग फलन का मान बहुत कम होना चाहिए। साई आर टी तरंग फलन जो है वह कण के व्यवहार को व्यक्त करना चाहिए, न कि कण के निकाय के सांख्यिकी व्यवहार को। इसी प्रकार जो तरंग समीकरण हम प्राप्त करना चाहते हैं उस तरंग समीकरण में भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, यह तरंग समीकरण लीनियर अर्थात रैखिक होनी चाहिए ताकि इस के जो हल प्राप्त हो वो अध्यारोपित किए जा सके और हम एक वेव पैकेट का निर्माण कर सकें। इस समीकरण के अंदर जो इसके जो कोफिशिएंट प्राप्त होंगे हमें वो कोफिशिएंट केवल और केवल सार्वत्रिक नियतांक होने चाहिए, जैसे प्लांक का नियतांक h, प्रकाश का वेग c आदि। लेकिन कण से संबंधित जो राशियां हैं अर्थात उसकी गति से संबंधित जो राशियां हैं वो कोफिशिएंट के रूप में नहीं होनी चाहिए। कण से संबंधित राशियां उदाहरण के लिए आप संवेग ले सकते हैं, ऊर्जा ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये राशियां एक कण के साथ संबंधित राशियां इसके नियतांकों के रूप में प्रयुक्त होंगी तो फिर ये अध्यारोपण में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता है जिसमें उपरोक्त गुण हो, और इसी प्रकार की एक समीकरण श्रोडिंगर ने 1926 में प्रस्तावित की थी। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा में हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जस्टिफाई करते हुए इसको व्युत्पन्न, जैसा कि हमने कहा, नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा प्रयास हम करेंगे कि जिससे इसे हम आसानी से समझ सकें। थैंक यू।